हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि आप सबको पता है, हम यहाँ पे करते हैं तैयारी सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों की। और फिलहाल यहाँ पे तैयारी चल रही है डीएड बीटीसी के नेक्स्ट लेवल, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीटीईटी की और अदर स्टेट टीईटी की, जो कि क्रूशियल है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करेंगे आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने 14 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, 15 क्वेश्चन से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। तो पहला यहाँ पे तो दिया है शिक्षक के लिए यह अधिक आवश्यक है कि भाई वो उसके परिवार के बारे में जाने। नेक्स्ट है शिक्षक केवल जो है वो बालक की रुचियों को जाने। नेक्स्ट है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधार और विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए। और देन शिक्षक को बालक के परिवार और आर्थिक स्थिति के बारे में जो है वो अवश्य पता होना चाहिए, मतलब मस्ट पता ही होना चाहिए ये चीज़ें। तो देखिए बात अगर करते हैं यहाँ पे बाल केंद्रित अगर शिक्षा की, तो इसको व्यवहार में लाने के लिए शिक्षक के लिए जो चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बालक के आधार पे कह सकते हैं कि मूल आधार, उसकी प्रवृत्तियाँ क्या है, उसकी रुचियाँ क्या है, उसके अंदर योग्यताएँ क्या हैं, इन सभी का जो है उसका मानसिक लेवल क्या है, और इन सभी चीज़ों पे डीप नॉलेज उसको होनी चाहिए, या विस्तृत ज्ञान कह सकते हैं उसे होना चाहिए। तो यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो देखिए व्यवहार के मूल आधार का ही तो उससे जो है सर्वाधिक आवश्यकता होगी, है ना, क्योंकि शिक्षा का मेन उद्देश्य क्या है, बालक के व्यवहार का परिमार्जन करना। तो इसलिए यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, वह जो प्रभावपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, या फिर वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। देखिए बात करते हैं अगर यहाँ पे जो भी बुद्धिमान बच्चा है उसका लक्षण क्या नहीं होगा। देखिए बुद्धिमान बच्चे की विशेषताएं क्या होती हैं। बुद्धिमान बच्चा जो वो सीखने की गति में बहुत तीव्र होता है, शुद्ध होता है, और कह सकते हैं कि इसकी स्मरण शक्ति जो है बहुत उच्च स्तर की होती है, एकदम हाई लेवल की होती है। और ऐसे बच्चे जो है वो लंबे निबंध है या पाठ है इनको वो रटते नहीं है, समझ के लेते हैं, बल्कि अपने विवेक से कह सकते हैं उसे समझने का प्रयास करते हैं। और बुद्धिमान बच्चों में जो सामान्यतः ज्ञान का लेवल होता है ना, वो एकदम हाई लेवल का होता है, और उनका शब्दकोश यानी वोकैब की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा विस्तृत होता है। और ऐसे बालकों का जो शारीरिक मानसिक विकास है, या कह सकते हैं भावनात्मक विकास है, वो बाकी सारे स्टूडेंट्स की अपेक्षा क्या रहता है, थोड़ा सा हाई लेवल का रहता है। और ऐसे बालक जो है वो अधिक महत्वाकांक्षी भी होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के भी होते हैं ये लोग। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सही आंसर की, तो जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये एक बुद्धिमान बच्चे का लक्षण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। बाकी सब हम कह सकते हैं कि हाँ, वो जो अमूर्त रूप से एब्स्ट्रैक्ट टाइप की थिंकिंग करता है बिल्कुल बुद्धिमान है। जो प्रवाहपूर्ण और उचित तरीके से संप्रेषण करता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छा है, तो जी बिल्कुल वो बुद्धिमान बच्चा है। और जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है, अडेप्टेशन कर लेता है, एडजस्ट कर जाता है, वो भी एक बुद्धिमान बच्चा है। लेकिन जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी अगर रटने की क्षमता रखता है, तो वो एक, हम नहीं कह सकते कि भाई ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, ठीक है। तो वो जो है वो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता नहीं रखता है, वो अपने विवेक से काम करता है, ना कि रटने पे बल देता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, अमित तर्क देता है कि भाई भाषा विकास व्यक्ति के नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि तनु महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। अमित और तनु के बीच ये चर्चा किस विषय में है एग्जैक्टली। तो चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना, स्थिरता तथा अस्थिरता पे जो है वो बहस, सतत और असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण पर वाद विवाद। देखिए यहाँ पे अगर नैसर्गिक प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक रूप से जो भी परिवेश है उसका तात्पर्य क्या है, जो भी मानव द्वारा बनाया गया है वो वातावरण, है ना, आर्टिफिशियल वन। तो इसलिए अमित और तनु जो है इनकी विषय चर्चा क्या है एग्जैक्टली, प्रकृति और पालन पोषण है। यहाँ पे वो क्या बात कर रहे हैं, प्रकृति और पालन पोषण पे जो है वो डिबेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं। और इसी से जो है वो अधिक व्यक्ति की जो है वो भाषा का विकास जो है वो प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए किस चीज को, अभिभावक के मतों को, वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणामों को, शिक्षक के निर्णय को, या फिर समुदाय के विचारों को। देखिए अगर प्रतिभाशाली बच्चों की अगर हमें पहचान करना है तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के जो परिणाम है उसको हमें जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, ठीक है।
ये जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के परिणाम है, इसे हमें जो है वो प्रायोरिटी देनी है, इसको जो है वो प्राथमिकता देनी है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए भाई प्रयोग में लाई जाने वाली कुछ इम्पॉर्टेंट जो विधियां हैं वो मैं बताती हूँ आपको क्या क्या है। कि देखिए, अध्यापक का निर्णय होता है, सहपाठी का निर्णय होता है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होता है, संप्रीति परीक्षण हो जाता है, देन विशिष्ट योग्यता उनकी देखी जाती है, वो परीक्षण होता है, एक रुचि सूची व्यक्तिगत परीक्षण होता है। तो ये सब परीक्षणों के थ्रू हम उसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की अगर पहचान करना तो इसमें हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को हमें जो है वो प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, तो इसका जो कार्य है इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना क्या है? क्षेत्र है, मौसम है, वातावरण है या फिर जलवायु है? देखिए, मनुष्य की बुद्धि जो है वो आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है, बिल्कुल सही चीज़ है। और ये जो है वो वातावरण का कार्य इस जन्मजात योग्यता से जो है वो विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करती है। तो यहाँ पे वातावरण जो है यही एकदम अप्रोप्रिएट आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति के पास 3 पेंसिल है और इसमें से वो 2 पेंसिल जो अपने मित्र को दे देता है, तो उसके पास कितनी पेंसिल शेष रहती है? अगर इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको आंसर नहीं पूछा है कि भाई ये किस टाइप का क्वेश्चन है और इसके उत्तर के लिए जिस चिंतन की आवश्यकता होगी, जिस थिंकिंग की आवश्यकता होगी, उसे हम क्या कहेंगे? सृजनात्मक चिंतन, अभिसारी चिंतन, आलोचना या फिर समस्या समाधान। देखिए, अगर बात करते हैं यहाँ पे तो ये है इसका अभिसारी चिंतन। जहाँ पे अभिसारी चिंतन का मतलब देखिए क्या होता है, केवल एक ही बिंदु पे केंद्रित होकर चिंतन करना, उसे क्या कहते हैं? अभिसारी चिंतन कहते हैं। अब अभिसारी चिंतन में दिए गए तथ्यों के आधार पर व्यक्ति किसी भी निष्कर्ष पे जो है वो पहुँचता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन की, ये आपका आंसर तो अभिसारी चिंतन ही है, क्योंकि एक बिंदु बता दिया भाई इतनी पेंसिल थी, इतनी चली गई तो कितनी बची, तो उसको एक बिंदु पे हमने स्टिक कर दिया और वहाँ से वो सोच रहा, तो वो अभिसारी चिंतन उसका हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सृजनात्मक चिंतन, तो ये क्या होता है? सृजनात्मक चिंतन वो होता है जो नए क्षेत्र की खोज करता है, क्रिएटिवनेस आती है ना, कुछ न्यू करना, नए परीक्षण करना, नई भविष्यवाणी कर देना और नए नए निष्कर्ष निकालना, तो ये आ जाता है आपका सृजनात्मक चिंतन। आलोचना हम सब जानते हैं कि भाई किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या जो भी मतलब चीज़ें हैं उसको स्वीकार करना है, या उसके पहले उसकी मतलब बोलते हैं ना उसके बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताना, कुछ नेगेटिव चीज़ें बताना, तो वो हो जाता है आलोचना टाइप का। और समस्या समाधान हमको सबको पता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एक अलग ही चीज़ है, तो जो यहाँ पे किसी भी चिंतन से डिनोट करता ही नहीं है ये। तो यहाँ पे आपका जो सही है वो है आपका बी ऑप्शन, अभिसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन हमारा है, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों के विभेद का परिणाम होता है तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए, मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों के विभेद का परिणाम जो है वो डिसलेक्सिया हम कह सकते हैं, हो सकता है। और डिसलेक्सिया क्या है? हम सबको पता है कि पढ़ने से जुड़ी एक खास टाइप की बीमारी है, कह सकते हैं हम। डिसलेक्सिया जो पढ़ने में बच्चे जो है वो कमज़ोर होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते हैं, डी को बी पढ़ना, बी को डी पढ़ना, तो ये सारी चीज़ें 6 को 9 को 6 बना देना, ये सारी चीज़ें उनमें हो जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। मस्तिष्क की संरचना और कृत्यों के विभेद का जो है वो परिणाम, यानी कि डिसलेक्सिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? जाति भेद, आनुवंशिकता, वातावरण या फिर आनुवंशिकता एवं वातावरण। तो देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो यहाँ पे जो है वो वातावरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था में मानसिक विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था। बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो है वो बहुत तीव्र गति से होता है हम कह सकते हैं, और यही जो अवस्था है 6 से 12 वर्ष की अवस्था जो होती है ना, कोलंबस ने भी बताया है कि भाई बाल्यावस्था के जीवन को क्या कहा है? अनोखा काल कहा है। और इसी काल में क्या होता है? शारीरिक एवं मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा स्थिर होता है, और इसमें जो है वो भ्रमण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रचनात्मक कार्य में रुचि होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, भाई इमिटेशन करते रहते हैं, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि होती है। ये सारी जो है विशेषताएँ क्या है? बाल्यावस्था के विशेषताएँ हैं। और इसी काल को हम कह सकते हैं कि भाई, और क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं कि भाई ये जो काल है ये सबसे मतलब अनोखी है, मतलब
और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की, तो किशोरावस्था क्या है, ये 12 से 18 वर्ष के अंदर आ जाती है, जिसके अंदर इस अवस्था को हम कहते हैं संधि काल। ठीक है, कभी पूछ लिए भाई संधि काल क्या है, तो ये भी जो है वो किशोरावस्था के काल को ही हम कहते हैं कि इसे हम संधि काल कह सकते हैं। ठीक है, अब स्टेनले हॉल क्या कहते हैं, देखिए स्टेनले हॉल के हिसाब से जो किशोरावस्था है वो बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, इसकी अवस्था इसे कहते हैं। और इस अवस्था में बालकों की कल्पना जो है वो अधिक और सामाजिक अस्थिरता होती है, जिसमें विरोधी प्रवृत्तियों का जन्म होता है, बुद्धि का अधिकतम विकास, नेतृत्व की भावना, रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता आने लगती है। तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि इस अवस्था में मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, तो ये एक ही ऐसी अवस्था है जिसकी हम बात करते हैं बाल्यावस्था, जिसको हम अनोखा काल भी कहते हैं। सबसे तेज यहाँ पे विकास होता है बच्चों का। अगला क्वेश्चन हमारा है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या हो सकता है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। देखिए, कक्षा में अनुशासन अगर बनाए रखना है, डिसिप्लिन बनाए रखना है, तो ये तो सबसे मस्ट है कि हमको तो बनाना ही पड़ता है। तो इससे सबसे प्रभावकारी जो अगर हम कह सकते हैं कि क्या है, तो विषय को जो है ना, जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो, जो आप टीचिंग कर रहे हो ना, उसी को जो है वो एकदम से इंटरेस्टिंग बना दो, फिर तो ये एकदम व्यवहारिक हो ही जाएगा। तो यहाँ पे आपका सबका शिक्षण जो है वो रोचक एवं व्यवहारिक बनाना है हमको। ठीक है, बी ऑप्शन आपका, ये व्यवहारिक है, ये रोचक है, यहाँ पे शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। तो यदि किसी अगर बालक के विषय में अगर रुचि नहीं भी लगेगी, तो अगर उसे सीखते टाइम अगर कठिनाई, अगर प्रॉब्लम लग रही है, ऐसा उसको अनुभव हो रहा है कि भाई नहीं पढ़ने हो रहा है मुझे ऐसा वैसा, तो उसको जब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को बना दोगे ना, तो बच्चा क्या, बड़े भी पढ़ने लगेंगे भाई। तो चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो भी पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जो है वो आवश्यक है। अब इसके लिए क्या, जिस प्रकार से पढ़ाई में ज्ञान अर्जन होता है, मानसिक विकास होता है, वैसे ही सेम खेलना भी तो है। अब स्पोर्ट्स, इन सब से क्या होता है, विद्यार्थियों में शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है एवं सहयोग की भावना जो है वो बढ़ती है। इसीलिए विद्यार्थियों के विद्यालय में खेलने से उनमें आपसी सहयोग बढ़ता है और उनके शिक्षा के प्रति संतुलन का विकास होता है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ना, सहयोग एवं संतुलन का विकास, यही होता है। ठीक है, तो ये जो है वो उनके अंदर डेवलप होगा, कैसे, खेलने से डेवलप होगा। तो बच्चों बोलते हैं कि भाई क्या खेलना है, दिन भर खेलते रहते हो, पढ़ाई कर लो, यार खेलने भी दो। उनके अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो खेल के थ्रू ही डेवलप होती है, हर चीज़ पढ़ने से ही डेवलप नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। ये कथन किसका है? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये क्रो एंड क्रो, गेट्स, स्किनर या फिर गिलफोर्ड का। तो देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये कथन जो है वो गेट्स के द्वारा दिया गया था, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। यहीं अगर मैं बात कर लूँ स्किनर की, तो देखिए स्किनर जी कहते हैं कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। और क्रो एंड क्रो के हिसाब से, तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि भाई आदत हो गई, ज्ञान हो गई, अभिवृत्ति हो गई, इसके अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। और मैं गिलफोर्ड की अगर बात करूं, तो गिलफोर्ड जी के हिसाब से व्यवहार के कारण जो व्यवहार में कोई भी परिवर्तन आए तो उसको अधिगम कहते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगी, गेट्स के हिसाब से अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है। स्किनर के हिसाब से, तो स्किनर के हिसाब से अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति के अर्जन को ही हम अधिगम कहते हैं। और गिलफोर्ड जी के हिसाब से व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पे पूछी थी आपको इस डेफिनेशन के लिए किसने दिया है, तो ये जो है वो गेट्स जी ने दिया है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध जो है वो दृढ़ हो जाता है। ये थॉर्नडाइक के किस नियम पे आधारित है? तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे किसी भी क्रिया को अगर बार बार हम दोहराते हैं तो उसका संबंध दृढ़ हो जाता है। ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम पे, ठीक है, इसके नियम पे जो है वो काम करता है। अभ्यास के नियम पे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम कह सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो ये जो है वो थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था इनके नियमों के हिसाब से। तो इनके जो अन्य बातें जो सामान्य होने पे अभ्यास जो है वो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो संबंध है ना, उसको जो है सुदृढ़ बना देता है। और इसके विपरीत अगर अभ्यास की अगर पुनरावृत्ति अगर कम होती जाती है तो ये जो उस बंधन को शिथिल कर जाती है, यानी कि न्यूट्रल हो जाएंगे, हमको फिर वो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसको हमको बार बार फिर वो
लर्न करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उसको वापस से देखना पड़ता है एक बार, अदरवाइज क्या होता है हम भूल जाते हैं थोड़े दिनों के बाद। तो इसीलिए हम कहते हैं उसको फिर से एक बार ग्लैंस कर लो। अब यहाँ पे जैसे कोई भी चित्रकारी हो गई, संगीत हो गया, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी हो गया, तो जो भी चीज़ें हैं इसका हम प्रशिक्षण अगर दे रहे हैं तो उसकी क्रियाओं में उनको क्या है, अभ्यास के नियम भी यहाँ पे लागू करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। तो भाई सी जो है अभ्यास का नियम, इसी पे ये जो है वो डिनोट करता है कि भाई किसी भी क्रिया को अगर बार बार दोहराने से उसका संबंध सुदृढ़ हो रहा है तो थॉर्नडाइक के ये जो अभ्यास का नियम है इस पे ये काम करता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैस्लो के मांग सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम जो है वो गलत है? जैविकीय मांग, सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग, या फिर इन्हीं तीनों को देखो घुमा घुमा के पूछा है, जैविकीय मांग, सामाजिक मांग या फिर सुरक्षा मांग। सुरक्षा मांग, सामाजिक मांग और सम्मान मांग, सामाजिक मांग, सम्मान मांग या फिर अनुभूति मांग। देखिए बात करते हैं अगर मैस्लो के मांग सिद्धांत की, तो इनके हिसाब से जो सबसे गलत क्रम में जो दिया गया है वो है आपका ये जैविकीय मांग, सामाजिक मांग और सुरक्षा मांग, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा क्रम गलत है पूछा है तो बी वाला जो है गलत है। अब मैस्लो के मांग सिद्धांत की प्रमुख मान्यता क्या थी पता है? भौतिक अथवा सामाजिक पर्यावरण की किसी भी मांग के कारण व्यक्ति में अगर गत्यात्मक या फिर निर्देशात्मक बल अगर उत्पन्न हो जाता है तो जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेरणा कहते हैं, और यही बल जो है वो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने के लिए जो है मोटिवेट कर देता है। ठीक है, तो मैस्लो ने इस अभिप्रेरक को 5 वर्गों में क्या है बांट दिया था। अब इसको बांटने के हिसाब से इन्होंने कैसे इसको इंडिकेट किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये लाइन से ऐसा था कि पहला था दैहिक मांग, दूसरा था सुरक्षा मांग, तीसरा था सामाजिक मांग, चौथा था स्वसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप का, और लास्ट था आत्मसिद्ध मांग। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला है दैहिक मांग, दूसरा है सुरक्षा मांग, तीसरा था सामाजिक मांग, चौथा था स्वसम्मान मांग और पांचवा है आत्मसिद्धि मांग। तो ये 5 टाइप के थे। तो इसमें से पूछता कौन सा गलत है? जैविकीय मांग, सामाजिक मांग और सुरक्षा मांग, ये जो है वो गलत है। ठीक, बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी जो है वो सब कुछ याद कर सकते हैं, शिक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त किए गए अंक ग्रेडों पर, या फिर शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, या फिर शिक्षार्थियों के लिए अधिगम की अवधारणा में कुशलता प्राप्त करना। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं शिक्षार्थियों के अधिगम में सहायता करने के लिए अध्यापकों को छात्रों की सक्रिय सहभागिता पे जो है वो ध्यान देना चाहिए। यहाँ की सी, जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों की जो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन पे जो है वो उनको शामिल करना, भाग देना, और अध्यापक के पढ़ाते समय जो विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, या दिया गया कार्य जो है वो पूरा कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब उसे हम कैसे पता लगा पाएंगे? जो है उसको अधिक से अधिक हम प्रश्न पूछेंगे तो पता चलेगा कि भाई वो एंगेज है भी या नहीं है। तो उनको जो है एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो एंगेज करना, शामिल करना। ठीक है, तो इसी से जो है वो पता चलेगा कि भाई इस पर जो है वो उनका ध्यान केंद्रित करना है हमें, कि भाई पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है किस पे? विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पे, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में, विद्यालय में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आंसर की, तो आंसर बताने से पहले आपको बता दें कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल वाली घंटी को भी दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आंसर की। तो विद्यालय में समावेशन का मुख्य केंद्र क्या होते हैं? ऐसे बालक जो भाई शारीरिक, मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से जो अक्षम है, ठीक है, कैपेबल नहीं है, और उसको कम से कम प्रावधानों पर विद्यालयों में प्रवेश दिला के शिक्षा ग्रहण करने का अवसर जो है वो प्रदान करना, और ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करना जिससे उनका जो है वो चतुर्मुखी विकास हो सकता है, या कह सकते हैं हम कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। तो यहाँ पे जो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चे हैं ना, इनके लिए हमें सूक्ष्म यानी कि छोटे से छोटे जो है वो प्रावधानों पे जो है वो निर्माण करना। तो ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।